नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम नक्षत्र सीरीज में एक और नक्षत्र के बारे में बात कर रहे हैं जो सिंह राशि में आता है। सिंह राशि का ये पहला नक्षत्र है मघा नक्षत्र। मघा जो शब्द है उसके कई अर्थ निकलते हैं। उसके जो कुछ मतलब है उसकी हम सबसे पहले बात करें तो एक तो है मघा का मतलब पराक्रमी, महान, बहुत बड़ा, श्रेष्ठ, शक्तिशाली, फिर भरपूर, सबसे महत्वपूर्ण, लाभकारी, उपहार देने वाला, शक्ति, ये सब विभिन्न उसके अर्थ निकलते हैं, मतलब निकलते हैं। उसमें मैंने कहा कि शक्तिशाली, तो ये सिंह राशि में आता है। तो सिंह राशि का सिंबल आप सब जानते हैं, शेर है। शेर भी शक्तिशाली है। तो ये मघा नक्षत्र के कुछ मतलब है। अब हम इसके चिन्ह के बारे में बात करते हैं। चिन्ह से भी हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। इसके चिन्ह में जो मुख्यतः है वो है सिंहासन। अब हम सब जानते हैं कि सिंहासन एक रॉयल चैम्बर या रॉयल चैम्बर के अंदर बैठा हुआ एक सिंहासन रखा हुआ है। तो सिंहासन के ऊपर कौन बैठा है? जो पराक्रमी है, जो शक्तिशाली है, जो श्रेष्ठ है वगैरह। तो ये सिंहासन बैठने वाला इंसान कुछ इस तरह से होता है। इसका एक और भी चिन्ह है कुछ किताब में, एक पालकी जो होती है। आगे एक डंडा होता है पूरा एक लंबा लकड़ी का, उसमें बीच में पालकी होती है और आगे दो तीन लोग उसको उठा के कंधे पर चलते हैं और पीछे भी दो तीन लोग पकड़ के उसको कंधे पे उठा के चलते हैं, पालकी। लेकिन वो पालकी जो है उसके अंदर बैठा हुआ उस इंसान वो भी कब बैठता है? जब वो श्रेष्ठ होता है, या फिर वो सम्मानित होता है, या फिर वो उच्च पद पर प्राप्त होता, उच्च पद पर बैठा हुआ होता है, या फिर वो भी कुछ हद तक शक्तिशाली है, तो उसको वो पालकी में बिठाया जाता है या पालकी में बैठता है। अब यहाँ से एक चीज़ हमें ये भी देखने को मिलती है कि पालकी जो होती है उसका एक ही वो लकड़े का मेन आधार होता है, जिसमें आगे और पीछे उसको सपोर्ट देके लोग चलते हैं, और बीच में पालकी होती है जिसमें वो इंसान बैठा हुआ है। लेकिन वो जो लकड़े की जो मेन जो लकड़ी है जिस पर पालकी टिकी हुई है, वो मुख्य आधार है पालकी का। तो हमारे भी शरीर का जो मुख्य आधार है वो है रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कोड। तो कहीं ना कहीं ये नक्षत्र हमारे रीढ़ की हड्डी या हमारे स्पाइनल कोड से भी जुड़ा हुआ है। अब हमने बात किया इस नक्षत्र का जो मीनिंग, जो मतलब मैंने कहा शक्ति, इसके साथ सबसे बड़ा जुड़ा हुआ है शक्ति या प्रतिष्ठा या पराक्रम या श्रेष्ठ पदवी। तो ये जो शक्ति है खास करके वो हमें कहाँ से मिलती है? हमारे अंदर की जो अंदरूनी एक शक्ति है, खास हमारी क्षमता, हमारी विशिष्टता, वो हमें हमारे पिता से या हमारे पितरों से मिलती है। यानी हमारे अंदर, हमारे रगों में, कहते हैं ना कि हमारे पिता का खून दौड़ता है। तो कुछ इस तरह से हमारे पूर्वज, हमारे पिता से हमें एक वारसाई या आनुवंशिक हेरिडिटिकल एक हमें शक्ति या ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, या कुछ लक्षण या कुछ खास क्षमता हमें प्राप्त होती है। इसीलिए इस नक्षत्र के देवता पितृ है। पितृ
कि हमारे समाज में, हमारे संस्कृति में उसका बहुत महत्व है। हम उसको देवताओं के बराबर मानते हैं। जितनी हम देवताओं की पूजा या आराधना या प्रार्थना करते हैं, उतना ही हम पितरों का भी महत्व रखते हैं और पितरों की हम उनकी भी आराधना करते हैं या उनके आशीर्वाद लेते हैं। उनके लिए हम कुछ ना कुछ कार्य करते हैं उनको खुश रखने का। तो पितरों को संतुष्ट करने का, पितृ कब हमें आशीर्वाद देते हैं, कब हमें सहयोग करते हैं, कि जब वो संतुष्ट हो। और उनको संतुष्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पूरे देश में एक सिस्टम बना हुआ है, संस्कृति में हम उनका श्राद्ध करते हैं। खास करके अब आने वाले समय में जो भाद्रपद आएगा तो श्राद्ध होता है उनकी याद में। और श्राद्ध शब्द का जो अर्थ है वो 2 शब्दों से संयोजित होकर बना हुआ है। श्राद्ध यानी श्रद्धा और विश्वास, यानी पितरों पर हम पूर्णतः श्रद्धा रखते हैं और विश्वास रखते हैं, और उनको हम याद करके उनको संतुष्ट करने के लिए हम उनके लिए श्राद्ध करते हैं। क्यों? क्योंकि पिता या पितृ जो है, हमारे पूर्वज है, वही हमें शक्ति देते हैं, वही हमें मार्गदर्शन देते हैं, वही हमारा ख्याल रखते हैं, वही हमारी इच्छा पूर्ति करते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारा लालन पोषण करना, हमें सही गलत का मार्गदर्शन करना, हमारी ज़रूरियातें पूरी करना, ये सब हमारे पिता करते हैं। हमें पढ़ाई के लिए कुछ अच्छी स्कूल में एडमिशन मिले उसका वो ट्राई करते हैं, हमें अच्छे कपड़े पहनने को मिले उसके लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं, हमें अच्छे मकान में रहने को मिले उसके लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं। यानी हमारे भले के लिए वो कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं। ठीक उसी तरह हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं, वो जो स्वर्गवासी हुए हैं या फिर जिनका शारीरिक मृत्यु हो चुका है, वो भी आत्माएं हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें मार्गदर्शन देने के लिए वो सदैव तत्पर है। केवल ध्यान ये रखना है कि हमें उनको भी संतुष्ट करना है, उनको भी खुश रखना है और उनके आशीर्वाद भी हमेशा लेना है। वो हर क्षण हमारे मार्गदर्शन के लिए तैयार हमेशा रहते हैं। पितृ से हमें एक शब्द ये भी कई बार सुनने को मिलता है कि हमारे लीगल जो लॉ है उसमें भी है कि पैतृक संपत्ति का झगड़ा चलता है। पैतृक संपत्ति इसको मिली उसको मिली। पैतृक संपत्ति यानी जो हमारे फोर फादर्स, हमारे पूर्वज ने जो प्रॉपर्टी या फिर बैंक बैलेंस जो भी उन्होंने रखा था वो उनके वंशजों के लिए, तो वो वंशजों को प्राप्त होती है, उनके बच्चों के बच्चों को। तो ये नक्षत्र इस तरह से वेल्थ यानी संपत्ति से भी जुड़ा है। लेकिन कौन सी संपत्ति? जो पैतृक संपत्ति है, फोर फादर से मिलने वाली संपत्ति, ये नक्षत्र भी दर्शाता है। और वारसागत यानी हमें जो भी अंदर शक्तियाँ प्राप्त होती है, मैंने कहा वो हमारे पिता से प्राप्त होती है। पिता से ही हमें गुण प्राप्त होता है, या हमारे दादा से या हमारे परदादा के गुण हम में आते हैं। तो हमारे अंदर वही हमारे जेनेटिक गुण हमारे अंदर आते हैं, चाहे हम में आए, हमारे बेटे में हमारे दादा के गुण आए, या हमारे पिता के गुण हमारे बेटे में आए या हमारे में आए। तो ये आप हर घर में देखते होंगे। और हम प्राचीन समय की बात करें तो उसमें भी एक परंपरा थी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, नाई का बेटा नाई का काम करेगा, कुम्हार का बेटा कुम्हार का काम करेगा। तो ये जो बाप का जो बिजनेस था वही बेटा आगे चलाया करता था और वही सिस्टम बनी हुई थी। तो ये जो है पितृ, ये मुख्यतः इसके देवता है और पितृ से ही हमारी पहचान बनती है। पितरों द्वारा ही हमें ये आंतरिक शक्ति भी हमें प्राप्त होती है, यानी हमारे अंतरात्मा को पहचानने की शक्ति भी हमें यह नक्षत्र देता है। और मैंने कहा ये अल्टीमेटली हमारे पूर्वजों से जुड़ता है, हमारे पितरों से जुड़ता है। यानी
अल्टीमेटली ये नक्षत्र हमें हमारे पूर्व जन्म से भी जोड़ देता है, क्योंकि हम भी हमारे पूर्व जन्म में हमारे ही फैमिली में हम कहीं ना कहीं हम थे, या हम भी हमारे फैमिली में ही शायद हम कोई दादा या परदादा थे। तो ये अल्टीमेटली ये जो हमारे पूर्वज है, हमारे पितृ है, वह और कोई नहीं लेकिन वह हमारी ही आत्मा है जो जन्म मरण के चक्कर में फंसी हुई है। क्योंकि हम लोग कई बार कई घर में देखते हैं कि भाई मेरे दादा की डेथ हो, वो बोलता है कि मेरे दादा की डेथ हो गई और उसके बाद ये मेरे बेटे का जन्म हुआ तो वो मेरे दादा जैसा ही है, या मेरे पिताजी की डेथ हो गई उसके कुछ दिनों बाद ये मेरे बेटे का जन्म हुआ तो वो सेम टू सेम मेरे पिताजी के जैसा ही है, उसी की तरह बोलना चलना। तो अल्टीमेटली ये हमारी ही आत्मा है जो जन्म मरण के चक्कर में फंसी हुई है, और इसीलिए ये नक्षत्र मैंने कहा वैसे ये हमारे पूर्व जन्म के साथ जोड़ता है, और हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार उसके परिणाम स्वरूप हमें इस जन्म में उस प्रकार की शक्तियां या गुण या क्षमता हमें हमारे पितृ प्रदान करते हैं, या पितरों के द्वारा दी जाती है कि ये पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही हमें आगे के जन्म में हमें कौन सी शक्तियां हमारे पितृ देना चाहते हैं, कौन सी नहीं देना चाहते हैं, वो भी इस तरह से डिसाइड कुछ होता है। पितृ संस्था हमारी धार्मिक किताबों में कुछ दो प्रकार की कही गई है, एक देव पितृ और एक मनुष्य पितृ। अब देव पितृ की बात करें तो जिनमें खास करके जो प्रजापति के रूप में ऋषि मुनि या दक्ष या नारद वगैरह ये देव पितरों में आते हैं। देवताओं के जो पितृ हैं वो देव पितृ, और हम जो है मनुष्य तो हमारे पितृ हैं वो मनुष्य पितृ है। देव पितरों की शांति जब करते हैं तब वो स्वाहा के माध्यम से की जाती है, और जब मनुष्य पितरों की शांति करनी होती है तो अग्नि और वरुण देव के माध्यम का तो उपयोग करना ही है, लेकिन साथ साथ में जो आहुति देनी है वो स्वधा के माध्यम से आहुति देकर पितरों की शांति की जाती है। और ये जो स्वधा और स्वाहा जो है वो दोनों ही ब्रह्मा की मानस पुत्रियां भी है। हम सब ने कई बार सुना है, कई बार पढ़ा है कि स्वर्ग लोक होता है, मृत्यु लोक होता है, नरक लोक होता है, यम लोक होता है। तो ये सब अलग अलग लोक है। इसी तरह कुछ पितृलोक भी है, और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो मघा नक्षत्र का जो स्टार है, तारा है, उसी के आसपास वहीं पर उसी जगह पर ये पितृलोक है। तो ये जो आत्माएं हैं वो शरीर त्यागने के बाद यानी शारीरिक मृत्यु के बाद वो पितृलोक में यानी ये मघा नक्षत्र के आसपास जो है जगह या नक्षत्र में ही कि वहाँ पे पितृलोक में वो निवास करती है, वहाँ आराम करती है जब तक उसको नया जन्म या नया शरीर धारण करने की उसकी अवस्था न आ जाए, उसका समय न हो जाए, तब तक उसको वहाँ पे रखा जाता है या रहते हैं। दूसरा कई बार ऐसा भी है तो कि जब कोई आत्मा एक शरीर त्याग कर देती है और वो आगे जाती है पितृलोक में, तो वहाँ पे जो उसके पूर्वज है पितृ जिन्होंने अभी तक दूसरा शरीर धारण नहीं किया, वो उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उसको मिलते भी है। यानी इंसान मृत्यु के बाद अपने पितरों को पितृलोक में जाके मिल भी सकता है, वह आराम भी करता है और फिर एक नया शरीर भी धारण करता है। ऐसी भी हमारे प्राचीन किताबों में और संस्कृतियों में कुछ इस तरह का भी वर्णन है। मैंने शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है आपको। तो आप सब समझ गए कि ये नक्षत्र के साथ पितरों का जुड़ाव है, ये पितृ से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। एक चीज और भी मैं समझा दूं
काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि पंचम भाव में आती है। पंचम भाव हमारा पुत्र भी है और हमारे दादा का भी है, यानी पितृ हो गए। पिता का नवम भाव, पिता का भाव नवम, हम नवम से नवम पिता के पिता का यानी हमारे दादाजी का, यहां से भी पितृ जुड़ा हुआ है। अब इस नक्षत्र वालों के सामान्य गुण दोष जो हम लोग देखते हैं हमारे रूटीन जीवन में, भौतिक जीवन में, उसकी हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। मघा नक्षत्र वाले लोग का कद मध्यम और शरीर सिंह जैसा थोड़ा सा भारी होता है। इनमें थोड़ा सा अहंकार होता है और इसके कारण उन्हें आमतौर पर थोड़ा सा गलत समझा जाता है। मघा नक्षत्र वाले लोग, उनकी जो शक्तियां प्राप्त है उस शक्तियों का ज्यादातर प्रयोग उनकी दुर्बलताओं को छुपाने के लिए करते हैं। ये खास करके अपने पैतृक वंश के साथ अपने आप को जोड़ते रहते हैं और अपनेपन की भावना के माध्यम से वह अपना गौरव भी प्राप्त करते रहते हैं या गौरव लेते रहते हैं कि मैं इस फैमिली से जुड़ा हूँ, मैं इस लीनेज से जुड़ा हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं हमारे पूर्वज ये थे वगैरह, इस तरह से उसका गौरव भी लेते हैं। ये लोगों के प्रति, मघा नक्षत्र वाले लोग लोगों के प्रति उदार भी होते हैं। उनके लिए नैतिकता और आचार संहिता का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। नैतिकता इनको बहुत पसंद है। इसके साथ साथ अपने परिवार और संतान की वो हमेशा चिंता रखते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। खास करके संतान से उम्मीदें ज़्यादा रखते हैं और सोचते रहते हैं कि मेरा संतान मेरे परिवार का गौरव बढ़ाए और प्रसिद्धि दिलाए, ऐसी भी उनकी इच्छा ज़्यादा रहती है। मघा नक्षत्र वालों की प्रकृति उग्र है और ये नक्षत्र गतिशीलता को बढ़ाने वाला नक्षत्र है, इसलिए ये नक्षत्र वाले लोग थोड़े से उग्र होते हैं, मैंने कहा, और थोड़े एक्टिव या हाइपर एक्टिव कैटेगरी में भी आते हैं। मघा नक्षत्र में हमें ये भी सिखाता है कि जो उसका आसन मैंने कहा शुरुआत में सिंहासन है, तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ भी ये चीज़ सिखाता है कि सिंहासन पर बैठा हुआ राजा भी, चाहे सिंहासन पर बैठा हुआ राजा भी हकीकत में तो प्रजा का केवल सेवक मात्र ही है। उसको प्रजा की सेवा ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। उसका और कोई कर्तव्य है ही नहीं, केवल सेवा करने का ही उसका कर्तव्य है, चाहे वो किसी भी रूप में उस सिंहासन पर बैठा ही क्यों ना हो या उच्च पद पर भी क्यों ना बैठा हो, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए लोग और प्रजा की सेवा करना ही उसका प्राथमिक कार्य है। तो ये सिंहासन सेवा किए कार्य करने के लिए ये सिंहासन है। मघा नक्षत्र मैंने कहा पितृ और आत्मा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आत्मा ही शरीर धारण करती है, शरीर छोड़ती है, शरीर धारण करती है और जन्म मरण के चक्कर में फंसती है। तो आत्मज्ञान की प्रेरणा भी ये नक्षत्र बहुत देता है और इंसान को अंदर एक इंट्यूशन पावर, अगमचेती जिसको बोलते हैं, कुछ आगे देखने की या सोचने की, समझने की शक्ति भी बहुत ही अच्छी देता है। और कई बार डेवलप्ड सोल के लिए तो आत्मा को शरीर से अलग समझने की शक्ति भी प्रदान करता है, क्योंकि अल्टीमेटली आत्मा पितरों से जुड़ा हुआ है। मघा नक्षत्र सांसारिक सुखों का आनंद भी देता है और सांसारिक सुखों का आनंद भी की प्रबलता भी इन लोगों में बहुत होती है। मघा नक्षत्र वालों की सारी शक्तियाँ पिछले जन्म के कर्मों के साथ जुड़ी हुई है और इसीलिए इनके अंदर कुछ मोह भी ज़्यादा होता है। और यहाँ जो सिंह राशि से लेकिन वृश्चिक राशि तक जो है वो सांसारिक जीवन के सुख दुख जो है वो इसी 4 राशि में मुख्यतः आप देखने को मिलेंगे और इसी में जो आत्मा है उसकी पूर्णतः भागीदारी भी यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि पंचम भाव से प्लीजर स्टार्ट होता है, एंजॉयमेंट, तो 8वें तक ये सब खत्म हो जाता है। जो सुख दुख मुख्यतः है वो 5 से
अष्टम भाव में है। मघा नक्षत्र वाले लोग बहुत आदर्शवादी, सिद्धांतवादी, नैतिकता में जीने वाले होते हैं। उनका मुख्य सिद्धांत या मुख्य जो है उनका मिशन उनकी भौतिकवादी ज़रूरतों को पूरा करना होता है। उनका मुख्य मिशन यह है कि भौतिक ज़रूरियातों को पूरा करना, क्योंकि इसका जो मुख्य एम है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में ये अर्थ ओरिएंटेड ये नक्षत्र है। इसलिए इनके बारे में कई बार गलतफहमियां भी पैदा हो जाती है और लोग इनकी ईमानदारी और सम्मान के प्रति संदेह भी करते हैं। एक्चुअली में ये लोग बहुत ईमानदार होते हैं, लेकिन ये सब के कारण, गलतफहमी के कारण लोग इनकी ईमानदारी को संदेह की नज़र से देखते हैं। यह नक्षत्र वाले लोग क्रोध को छुपा के धैर्य को दिखाते हैं। अपने मित्रों की पसंदगी कुछ सिलेक्टिव करते हैं, बहुत लिमिटेड मित्र होते हैं। विरासत में जो उनको मिलता है, जो भी है विरासत है, वही उनकी विशेषता है और उसका वो विरासत का सम्मान करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में रुचि रखते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों में वो रस लेते हैं। अपनी सांस्कृतिक या जो वारसाई, जो पैतृक परंपरा है, जो सामाजिक परंपरा है उनकी, जो उस परंपरा को निभाने की उनको बहुत इच्छा रहती है और निभाते भी हैं और परंपरा का बहुत सम्मान करते हैं। कुछ हद तक ये लोग रूढ़िवादी भी होते हैं और ये नक्षत्र वाले लोग पैसे बचाने में बहुत बुद्धिमान होते हैं। उनको जीवन में नौकरों का सुख बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है। बहुत परिश्रमी लोग भी हैं और उनका जो सोच विचार डिसीजन होता है वो फर्म होता है, स्थिर दिमाग रहता है। निर्णय शक्ति बहुत त्वरित होती है, लेकिन साथ में थोड़े से जिद्दी और अहंकारी भी अवश्य होते हैं। मघा नक्षत्र के जो देवता हैं वो मैंने कहा पितृ है, इसलिए इस नक्षत्र का जो देवता मंत्र है वो है ओम पितृभ्यो नमः। ये नक्षत्र देवता मंत्र है। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि गंडमूल नक्षत्र 6 प्रकार के हैं। 6 है, 6 प्रकार नहीं, 6 ही है। तो इसमें आश्लेषा के बाद ये दूसरा मघा नक्षत्र भी गंडमूल नक्षत्र में आता है। आश्लेषा का अंतिम पद गंडमूल में आ जाता है, लेकिन मघा नक्षत्र का पहला पद जो मेष राशि में आता है, शुरुआती जो पद है वो गंडमूल में आता है। और जब चंद्र गंडमूल नक्षत्र में आता है, यानी मघा नक्षत्र के प्रथम पद में, तो वो गंडमूल नक्षत्र का दोष लगता है। इसकी वजह से कुछ जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, शारीरिक पीड़ा कष्ट भी होती है, तो उसकी शांति करवाते हैं। लेकिन मैं अपने अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हुई है कि ये गंडमूल नक्षत्र में चंद्र के सिवाय अगर कोई दूसरा ग्रह भी आ गया है, मान लो गुरु आ गया, शुक्र आ गया, बुध आ गया, शनि आ गया, तो भी वो कहीं ना कहीं अपना शुभ परिणाम देने में असमर्थ हो जाता है और वो ग्रह बुरी तरह पीड़ित हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर वो उष्ण घटिका में चला जाता है या विष घटिका में चला जाता है प्रथम पद में, और उसकी वजह से उस ग्रह के कारकत्व से रिलेटेड कोई ना कोई शारीरिक कष्ट उस इंसान के जीवन में मैंने देखे हैं। तो ये गंडमूल जो नक्षत्र है उसमें गणांतम में अगर कोई भी प्लेनेट आ जाता है तो भी उसकी पीड़ा देखने को मिलती है। मघा नक्षत्र का जो गण है वो राक्षस गण का नक्षत्र है और उग्र नक्षत्र माना गया है। नाक, होठ और डठी ये इस नक्षत्र के शारीरिक अंग हैं। इस नक्षत्र के गोत्र ऋषि अंगिरा ऋषि है। इस नक्षत्र की जो वनस्पति है वो बड़ का पेड़ या बरगद का पेड़ जो हम देखते हैं ये है। हमारे भारत में कई जगह ये पेड़ देखा गया है, हर जगह देखने को मिलते हैं। खास करके हर एक छोटे मोटे मंदिर में या मंदिर के कैंपस में एक पीपल का पेड़ और एक बरगद का पेड़ हम हमेशा देखते हैं। और हम हर बार त्यौहार पर हम कई बार
वो पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं और बरगद के पेड़ की भी हम पूजा करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, उसके आशीर्वाद लेते हैं। तो ये करने से पितृ के हमें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और हमें मघा नक्षत्र की हमें शांति भी प्राप्त होती है। इस नक्षत्र के शांति उपाय कुछ मैं बात करूं तो जैसे मैंने कहा, ये बरगद का पेड़ या बड़ का पेड़ है, उसकी पूजा करना, उसकी प्रदक्षिणा करना, उसके आशीर्वाद लेना। इसके साथ साथ इस बरगद के पेड़ की समिधा लेके और ओम पितृभ्यो स्वाहा इस मंत्र से आहुति देके एक छोटा सा शांति हवन करके भी इस नक्षत्र शांति की जा सकती है। हर महीने जब चंद्रमा मघा नक्षत्र में आता हो, क्योंकि हर महीने चंद्रमा सभी नक्षत्रों में घूमता है, तो जब जब महीने के एक दिन जब वो चंद्रमा मघा नक्षत्र में हो, उस दिन पितरों को जल से तर्पण करने से भी शांति होती है। एक और उपाय है कि कार्तिक मास, वैशाख मास और माघ मास, ये जो 3 मास है, ये तीनों महीने में अगर हम जल का दान करें तो भी शांति होती है। जातक अपने जन्मदिन पर, साल में एक ही दिन उसका जन्मदिन आता है, उस दिन तिथि के अनुसार बात कर रहा हूँ, तिथि के अनुसार जो जन्मदिन आता है उस दिन अपने वजन जितना ही तिल को ब्राह्मण को दान कर दें। ये भी एक उपाय करने से ये नक्षत्र की शांति होती है। तो आशा रखता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।